हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम अध्ययन करेंगे 24 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ था, पेपर सेकेंड। यहाँ पे जो है सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है 31 से 90 तक के क्वेश्चन है। इससे पहले जो है मैंने जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और हिंदी का जो पेपर है, हिंदी का पेपर भी मैंने यहाँ पे जो पार्ट 2 है उसे सॉल्व कर दिया है, उसका वीडियो जो है अपलोड कर दिया। और इससे पहले जो 25 जनवरी को भी 25 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था, उसका पेपर भी मैं यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो 20 जनवरी के लिए जो है ये 20 अगस्त को जो है ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा 31 पे, संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मदुरै। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मदुरै। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन मदुरै नगर के सम्मेलनों में की गई। संगम साहित्य तमिल भाषा में 5वीं सदी ईसा पूर्व से 2री सदी ईसा पूर्व के मध्य लिखा गया साहित्य है। इसकी रचना और संग्रहण पांड्य शासकों द्वारा मदुरै में आयोजित 3 संगम के दौरान हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के विषय में सही है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा कथन बुद्ध के विषय में सही है। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया। बुद्ध ने लोगों के दयालु होने पर तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। और बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो 32 का राइट आंसर यहाँ पे हमें बताना है। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए सी डी। ए सी और डी। अब इसमें पढ़ लेते हैं। बुद्ध के विषय में जो है बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था और उन्होंने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो, वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन में भी प्रभावित करते हैं। उल्लेखनीय है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया और गौतम बुद्ध को जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था और उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था तथा उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। कथन ए तथा कथन बी को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा कर चुकाने से छूट दी गई। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए सही है परंतु बी गलत है। सल्तनत काल के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत में प्रमुख राजकोष, भू राजस्व और कृषि सुधारों पर कार्य किया। उन्होंने निजी संपत्तियों को जब्त करके और भूमि अनुदानों को रद्द करके भूमि के बड़े क्षेत्रों को मुकुट क्षेत्र के रूप में फिर से नामित किया तथा वसूली के कार्य को अपने नियंत्रण में लिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 34, निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलई महाकाव्य के विषय में सही है? तो कौन से कथन यहाँ पे मणिमेखलई काव्य के विषय में सही है, यह हमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए बी सी। यह तमिल में लिखा गया था। यह सतनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था और उसमें कौवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोम लोग वर्तमान समय के डैश के आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा लाओस। अहोम लोग वर्तमान समय के लाहोस से आकर वर्तमान घाटी में आ बसे। अहोम लोग वर्तमान समय के लाओस से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। अहोम, जिसे ताई अहोम के नाम से भी जाना जाता है, भारत में असम एवं अरुणाचल प्रदेश का एक जातीय समूह है और यह जातीय समूह ताई लोगों वर्तमान में लाओस के परस्पर वंशजों से बना है। यह जातीय समूह संभवतः 13वीं शताब्दी में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में आए थे और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ जुड़ गए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों का
16वीं और 17वीं शताब्दियों के सूरत के संबंध में सही है। तो यह पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था और इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। और अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन के अनुसार किसी भी समय पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 5000 जहाज इस बंदरगाह पर खड़े देखे जा सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ए और बी। ए और बी जो है सही आंसर है। तो यहाँ पे जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी में सूरत पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं रवाना होते थे। और इन शताब्दियों में यह शहर मुगल एवं यूरोपियों, अंग्रेज, डच, फ्रांसी इत्यादियों का व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 37 प्रचारकों ने सेरमपोर में एक मिशन खोला। उस समय एक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में सबसे पहले आई थी वो थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी थी। पुर्तगीज कंपनी 1498 में आई थी। प्रचारकों ने जो है सेरमपोर में एक मिशन खोला। उस समय यह क्षेत्र पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। सेरमपोर मिशन भारत का पहला ईसाई मिशनरी संगठन था जो बंगाल क्षेत्र में था, और इस मिशन की स्थापना 1800 ईस्वी में विलियम कैरी एवं उनके 2 सहयोगियों ने पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से की थी। तो सबसे पहले जो भारत में सबसे पहले आए वो थे पुर्तगाली, और सबसे पहले जो भारत आने का जो रास्ता खोजा था वो खोजा था पुर्तगाली यात्री जो थे वास्को डी गामा। इन्होंने भारत आने का रास्ता समुद्री मार्ग से खोजा था, न कि भारत की खोज की थी। 1498 में ये भारत पहुंचे थे। और जो वास्को डी गामा थे ये भारत में जो है 3 बार इन्होंने यात्रा की थी, और जब ये तीसरी बार जब ये भारत से वापस जा रहे थे तो तब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 38 का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार कैसा था? तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमें राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर 3। आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूह पर मलिकाना अधिकार बनाए रखा। तो औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों के प्रति व्यवहार ऐसा था कि आदिवासी मुखियों ने गांव के समूह पर मलिकाना अधिकार बनाए रखा, और औपनिवेशिक काल के दौरान आदिवासी समूह ने अपने जीवन में अधिक परिवर्तन महसूस किए। अंग्रेजों ने जनजातीय समुदाय की संरचना को बदल दिया एवं उनके जीवन को अपने लाभ के लिए प्रयोग करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे जो है जो हमें मिलान करना है, तो यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। कौन से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? कलकत्ता मदरसा। तो कलकत्ता मदरसा का हो जाएगा यहाँ पे 1781। कलकत्ता मदरसा 1781। अब जो बनारस संस्कृत कॉलेज है 1791। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम है 1835 ईस्वी, और वुड डिस्पैच जो है 1854 है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी कलकत्ता मदरसे की स्थापना। और यहाँ पे जो है इस समय मदरसे में फारसी, अरबी, मुस्लिम कानून की पढ़ाई होती थी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन द्वारा वाराणसी में की गई थी, और यहाँ हिंदू कानून एवं दर्शन शास्त्र व संस्कृत का अध्ययन किया जाता था। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को 1835 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा भारत में पारित किया गया था, और इस अधिनियम के अंतर्गत देश में अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा मिला। वुड डिस्पैच अंग्रेजी अधिकारी चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में वुड घोषणा पत्र आज्ञापत्र डिस्पैच की घोषणा की गई, जिसमें अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा में उपयोग करने के मार्ग को प्रशस्त किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 40। गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी किसने लिखी थी? तो यहाँ पे सही आंसर हमें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फुले। तो गुलामगिरी पुस्तक का अर्थ है गुलामी, जिसे 1873 ईस्वी में ज्योतिबा राव फुले ने लिखा था, जो अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित पुस्तक है। ज्योतिराव फुले एक प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता और विचारक थे, जिन्होंने भारत में
विशेषकर महाराष्ट्र में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 41, राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में कथन ए और कथन बी को पढ़े। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए बी दोनों सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं 41 के बारे में। राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में ए और बी दोनों सही हैं। बंगाल में राष्ट्र कलाकारों का एक नया समूह अबिंद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा, क्योंकि इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस प्रकार की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अब अबिंद्रनाथ टैगोर कला के प्रभावशाली बंगाली स्कूल की स्थापना की, जिसे आधुनिक भारतीय चित्रकला का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 42, पंडित देखो मन में जानी, पंडित देखो मन में जानी, कहो धो छूती कहाँ से उपजी, तभी छूती तुम मानी, एक ही पाठ सकल बैठाए, छूती लेत धो काकी, छूती ही जेवन छूती ही अचवन, छूते ही जग उपजाया। तो यहाँ पे जो है, कहे कबीर ते छूती विवर्जित, जाके संग न माया। आपके विचार में शिक्षक उपरोक्त दोहे की व्याख्या छात्रों के समक्ष किस प्रकार करनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पवित्रता तथा अपवित्रता कार्य की प्रकृति से निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन के में मध्य मार्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते हैं? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य मार्गियों के नेता के रूप में ब्रिटिश विरोधियों बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करने की विधियों को अपनाया जाता है। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देश की आज़ादी के लिए तत्पर भारतीयों के दो गुट दल का निर्माण नरम दल और गरम दल हो गया था, जिसमें नरम दल के नेताओं को ब्रिटिश सरकार पर पूर्ण विश्वास था तथा उन्होंने विरोध प्रार्थना एवं माचिका की नीति को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया, वह किनसे बना था? तो वो बना था सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया था, जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से बना था। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवाद की विशेषताओं को जोड़ती है। अनिवार्य रूप से इस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र शामिल होते हैं। भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सार्वजनिक के साथ निजी संस्थाएं भी सह अस्तित्व में है, वर्ष 1954 में और बाद में वर्ष 1956 में औद्योगिक नीति को अपनाने के परिणाम स्वरूप देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। तो 1948 और 1956 में औद्योगिक नीति को अपनाने का परिणाम स्वरूप देश में जो हुई थी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 हम कर लेते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार व अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पे लिखे हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, और सही विकल्प का हमें यहाँ पे चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका और यूरोप। संसार के महाद्वीपों के आकार के अनुरूप सबसे यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे जो है 3,65,00,000 वर्ग किलोमीटर उत्तरी अमेरिका, जो अफ्रीका है 3,65,00,000 वर्ग किलोमीटर, उत्तरी अमेरिका जो है यह है 24,25,06,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका है 17,81,09,000 वर्ग किलोमीटर और अंटार्कटिका है 13,20,09,000 वर्ग किलोमीटर। यूरोप है 9,93,08,000 वर्ग किलोमीटर है। और इन महाद्वीपों का कुल क्षेत्रफल क्रमशः इस प्रकार है। अफ्रीका का है 20.3% और पूरे विश्व में जो परसेंटेज के हिसाब से है 20.3%। और उसके बाद उत्तरी अमेरिका का है 16.2%। देन आ जाते हैं हम दक्षिण अमेरिका पे तो 11.9%, अंटार्कटिका का जो है 9.2% और यूरोप का जो है 6.8% है। क्वेश्चन नंबर 46 है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त अवस्थित है। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त अवस्थित है कहाँ पे है ये हमें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 66.5 डिग्री दक्षिणी। 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव जो है वृत्त पर अवस्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिक वृत्त, जिसे ध्रुवीय वृत्त भी कहा जाता है,
और उन 5 अक्षांशों वृत्तों में से एक है जिनका उपयोग पृथ्वी के मानचित्रों को विभाजित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। किसी स्थान विशेष पर समय की समझ और गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संपर्क की आवश्यकता होती है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। स्थान विशेष को देशांतर ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच पर समय। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ अभी इसमें है 48 में 47 में किसी स्थान विशेष पर समझ व गणना हेतु स्थान विशेष का ग्रीनविच से उसकी तुलना दिशा और ग्रीनविच पर समय आदि पूर्व संपर्क की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिमी में समय क्या होगा? तो यहाँ पे हमें बताना है। इसको जो है पूरे एक्सप्लेन भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो है वीडियो जो है बहुत ही लेंदी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 11 अपराह्न। जो 11 दिन के जो है 11 बजे पृथ्वी लगभग जो है 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। और इस प्रकार ग्रीनविच रात के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच 15 डिग्री पश्चिम में 11 अपराह्न PM समय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्राजील कंपोज। लद्दाख के बारे में निम्न, अब यहाँ पे जो है 49 में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ब्राजील का कंपोज उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ब्राजील में कंपोज को सवाना घास स्थल कहते हैं। तो ब्राजील में कंपोज को सवाना घास का स्थल कहा जाता है। ये पौधों की प्रजातियों में समृद्ध और ये वन पारिस्थितिकी प्रणालियों की तुलना में अधिक विविध होते हैं। इन क्षेत्रों में जो है जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र है तथा वर्षा पूरे वर्ष नियमित रूप से वितरित की जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 50 क्वेश्चन है यहाँ पे। लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A और C। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। तो भारत के जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख जो है ठंडा रेगिस्तान है और इसे चट्टानी धरतीली या अनेक दर्रों वाली भूमि भी कहा जाता है। और लद्दाख जो है अब जो है 19 अक्टूबर 2019 से अब ये जो है यूनियन टेरिटरी भी बन चुका है। तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पे जो है इसका जो कुल क्षेत्रफल है 11,000 ये जो है 1,17,000 वर्ग किलोमीटर यह इसका क्षेत्रफल है। संसार के सबसे ऊंचा निर्जन पठार है तथा उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। निम्न में से यहाँ पे हमें सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन नहीं है हमें बताना है। तो सुमेलित कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, ABC यानी ये सुमेलित नहीं है। तो ये सभी सुमेलित ABC सभी, तो यहाँ पे दिए गए सभी युग्म क्या है? सुमेलित है। महाद्वीपीय संहति सिलिका एवं मैग्नीशियम, महासागरीय पर्पटी सिलिका एवं एल्यूमिनियम और कोर एवं क्रोड निकेल व लोहा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये सभी क्या है? सुमेलित है। तो महाद्वीपीय संहति के मूल तत्व सिलिका एवं मैग्नीशियम है। महासागरीय पर्पटी के मूल तत्व सिलिका एवं एल्यूमिना है और कोर और क्रोड के मूल तत्व निकेल एवं लोहा है। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? तो कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है ये हमें बताना है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत में मानसूनी पवने। भारत में मानसूनी पवने मौसमी पवनों का उदाहरण है। धरातल की वे सभी पवने जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है तो वे मानसून पवने कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखाओं की व्यापारिक पवनों की पेटी में होती है। दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसूनी पवनें सबसे आदर्श स्थिति में मिलती हैं और यह भारतीय महाद्वीप का क्षेत्र है। 53 कर लेते हैं। भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथनों ABC को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थी, जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। और विद्यार्थी B कह रहा है कि तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है और विद्यार्थी C कह रहा है कि ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार हैं।
तो 53 का यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी सही है। जब तेज वायु समुद्र की सतह से टकराती है तब समुद्र सागर में तरंगे लहरें उत्पन्न होते हैं और ये विशाल तरंगे लहरें बहुत विनाशकारी होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये भी सही है। समुद्र तल में तेज वायु चलने या अचानक आई विकृति एवं उसमें उत्पन्न ऊपरी जल स्तर में विस्थापन के कारण सुनामी उत्पन्न होती है। तो ये भी सही है, विद्यार्थी बी भी सही है। और ज्वार भाटा पृथ्वी, चांद एवं सूर्य के आसपास आपस के आकर्षण से उत्पन्न होता है और सामान्यतः सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहा जाता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग। तो गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ। दक्षिण अफ्रीका में समशीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में समशीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है, इसलिए यहाँ कृषि आधारित उद्योग अधिक मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 55 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, कथन ए और कथन बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से हैं जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है और कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत है लेकिन बी सही है। यहाँ पे अब हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। यहाँ से संपूर्ण देश का लगभग 88.7% सोना निकाला जाता है। राज्य के कोलार, धारवाड़, हसन और रायचूर जिलों से सोना निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त देश के आंध्र प्रदेश, झारखंड एवं केरल राज्य से भी सोना पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 था उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 54 हम यहाँ पे देख लेते हैं। 56 अब यहाँ पे जो 56 क्वेश्चन है, बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है? बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3, दोनों हरित गृह प्रवाह का कारण बन सकती हैं। दोनों हरित गृह प्रवाह का कारण बन सकती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। बायोगैस एवं ईंधन दोनों हरित गृह प्रवाह के कारण बनते हैं। बायोगैस ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसमें मीथेन की मात्रा 75% तक पाई जाती है, जो हरित गृह प्रवाह के कारण बनती है। इसके अतिरिक्त इनसे ईंधन से निकलने वाला धुआं भी हरित गृह क्रांति हाउस को प्रभावित करता है। 57 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंध है? तो कौन यहाँ पे विशिष्टता गहन निर्वाह से संबंधित है, इसका हम राइट आंसर हमें बताना है 57। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ए बी डी। छोटे भूखंड और साधारण औजारें, संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र और अधिक धूप दिनों से युक्त जलवायु। तो क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। छोटे भूखंड एवं साधारण औजारें, संघन जनसंख्या वाले क्षेत्र और अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु आदि विशेषताएं जो है गहन निर्वाह कृषि से संबंध होती हैं। और गहन निर्वाह कृषि का ही एक स्वरूप है जिसमें कृषक अपने छोटे भूखंड पर साधारण औजारों से अधिक श्रम करके खेती करता है। इस प्रकार की खेती से अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु वाले क्षेत्रों में और उर्वर मृदा में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं है बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्थिक स्तर का अंतर। आर्थिक स्तर का अंतर असमानता का एक उदाहरण है। आर्थिक असमानता किसी व्यक्तियों के समूह, आबादी के समूह या देशों के बीच स्थिति आर्थिक अंतर को दर्शाती है। आर्थिक असमानता समाज, ऐतिहासिक काल, आर्थिक संरचनाओं और प्रणालियों के बीच बदलती है, जो आय एवं धन के परिवर्तनों को संदर्भित करती है। 59 यहाँ पे देख लेते हैं। पूर्वाग्रह का अर्थ होगा, तो पूर्वाग्रह का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन नंबर 4, ए और सी। लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि लोगों को एक ही छवि में बांधना। तो पूर्वाग्रह का अर्थ होता है लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना और लोगों के बारे में जो है एक ही छवि बांधना। पूर्वाग्रह से तात्पर्य व्यक्ति के किसी वस्तु, तथ्य, घटना एवं अन्य व्यक्ति के बारे में पूर्ण निर्णय से होता है। अर्थात पूर्वाग्रह वे धनात्मक या ऋणात्मक अभिवृत्तियां आती हैं जो किसी अभिवृत्ति वस्तु के प्रति सामान्य अस्वीकृति या नापसंद के रूप में व्यक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 60,
निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया? तो यहाँ पे हमें बताना है कि नहीं किया गया, कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स पथ विक्रेता विनिमय अधिनियम। तो स्ट्रीट वेंडर्स पथ विक्रेता विनिमय अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया। इस अधिनियम को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पारित किया जाता है। यानी इसे स्ट्रीट वेंडर्स पथ विक्रेता विनिमय अधिनियम जो है, इसे पारित किया जाता है अधिनियम को शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। शहरी रेहड़ी पटरी वालों के लिए किसी भी क्षेत्र के उत्पीड़न के बिना उनके व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए पथ विक्रेता विनिमय अधिनियम को पारित किया गया। 61 का यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, एक राज्य को जीएसटी वस्तु एक सेवा कर के वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, केवल बी सही है। भारत में दो राज्यों के बीच नदियों से संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए भारतीय संसद में दो कानूनों नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतरजातीय जल विवाद अधिनियम 1956 को आपस में पास किया गया था। जीएसटी जो है भारत में पहले से मौजूदा कई टैक्सों करों को हटाकर उनके स्थान पर एक टैक्स जीएसटी लाया गया और भारत में इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 62 यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेबर चौक। लेबर चौक शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है। लेबर चौक एक ऐसा स्थान है जहां प्रवासी दिहाड़ी मजदूर अपने उपकरणों के साथ एकत्रित होते हैं तथा यहाँ के ऐसे लोगों की प्रतीक्षा करते हैं जो उन्हें दिहाड़ी मजदूरी काम देते हैं, काम पर रख सके। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है दादन व्यवस्था क्या है? तो दादन व्यवस्था क्या है? यह है ऑप्शन नंबर बी, व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था। तो व्यापारी व एवं बुनकरों के बीच की व्यवस्था को दादन कहा जाता है और दादन व्यवस्था में व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है। यानी दादन व्यवस्था में क्या होता है कि व्यापारी जो होता है कच्चा माल देता है और तैयार माल को प्राप्त करता है, जैसे बुनकर एवं व्यापारी, बीड़ी बनाने वाले व्यक्ति एवं व्यापारी इत्यादि। नेक्स्ट है दादन व्यवस्था क्या है? अच्छा, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 64 हम यहाँ पे कर लेते हैं। भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों को पढ़िए। तो लोकतंत्र पर यहाँ पे निम्न कथन यहाँ पे देने हैं और यहाँ पे कूट दिया गया, कथन और कूट दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का यहाँ में बताना है, ए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी दोनों सही है। तो भारत जो है मैं लोकतंत्र के संबंध में दोनों कथन सही है। भारत में लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए तथा लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए और भारत की जो शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है, यहाँ भारत की जनता अपना मुखिया स्वयं चुनती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे ताकि उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हो। लक्ष्मी लकड़ा 27 भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजीनियर चालक बनी थी। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने के लिए उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं? तो 65 का यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, केवल जो बी है वो यहाँ पे रूढ़िबद्धता को के रूप में तोड़ने के रूप में जो है धारणाओं को तोड़ने के उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने के उदाहरण के रूप में जो है लक्ष्मी लकड़ा 27 भारतीय रेलवे के पहले महिला जो है चालक बनी थी। झारखंड राज्य के गरीब आदिवासी परिवार से संबंध थी और यह उत्तरी रेलवे जोन की पहली महिला इंजन चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जीवन। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार के रूप एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है और भारत में जो है स्वास्थ्य का अधिकार गरिमा युक्त जीवन के अधिकार में निहित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब अनुच्छेद 38, 39, 42, 43 और 47 के अंतर्गत स्वास्थ्य के अधिकार की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन किया गया है। अनुच्छेद 38, 39,
42, 43 और 47। 67 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ABC। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य। तो 67 के बारे में देख लेते हैं। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व भारत में राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्यों को स्थापित करना चाहते हैं। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं। ये दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं तथा इन्हें एक दूसरे के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जहां मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। 68 भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया होता है। तो 68 का राइट आंसर हमें बताना है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के मुखिया होते हैं। तो भारत के यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति को निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अगले मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है, जो 65 वर्ष की आयु तक महाभियोग द्वारा हटाए जाने तक सेवारत रहते हैं। वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं DY चंद्रचूड़ हैं। 69 यहाँ पे कर लेते हैं। 69 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, कौन सा था? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? ये था तमिलनाडु। तो मध्याह्न भोजन जो है मिड डे मील शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु था, और तमिलनाडु पहला राज्य था जिसने बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए वर्ष 1962 में मिड डे मील MDMS की शुरुआत की तथा बाद में 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया, और इस योजना में सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल एवं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समर्पित मदरसा एवं मकतब भी शामिल हैं। 70 यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य 2 का। तो यहाँ पे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित के अंतर्गत भारत में मिड डे मील योजना का विकास एवं कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 71 यहाँ पे कर लेते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं के जोड़ने का आंकना। तो सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता एवं अधिगम को समझने एवं उनकी जीवंत वास्तविकताओं को जोड़ने को आंकना है। शिक्षक को अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों के निष्पादन का आकलन करती है, जिससे विद्यार्थी के अधिगम का विकास किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 72 निम्न में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी और सी। सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है, तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है? और कारणों व उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था, और इस तरह की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं? तो इस तरह के जो है क्वेश्चन यहाँ पे ये जो हमें बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 73 निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संपर्कों को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हमें यहाँ पे बताना है ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी सभी। तटों का निर्माण कैसे होता है? मनुष्य अपने आप में अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है? अपने अवलोकन से उदाहरण दीजिए। जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 74 रूब्रिक्स के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। तो ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ावा देते हैं, ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ा देते हैं, और ये आकलन में व्यक्तिपरकता को बढ़ा देते हैं। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सही है।
यहाँ पे जो है रूब्रिक्स मापदंडों का एक समूह होता है जिसका प्रयोग छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु किया जाता है। एक रूब्रिक के अंतर्गत एवं एक निर्धारित मापन पैमाने एवं प्रत्येक स्तर के प्रदर्शन के लिए विशेषताओं के विस्तृत वर्णन को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मौखिक प्रदर्शन द्वारा और लिखित रिपोर्ट द्वारा। एक परियोजना कार्य में जो आकलन किया जाता है वह एक क्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है और इस विधि में विद्यार्थी मौलिक प्रदर्शन एवं लिखित रिपोर्ट द्वारा आकलन करता है। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे देख लेते हैं। समाचार पत्र यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से द्वितीय स्रोत के रूप में जाना जाता है। तो द्वितीय स्रोत के रूप में क्या जाना जाता है? समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा को द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है। द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आंकड़ों के प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत आते हैं जिनमें सरकारी प्रकाशन, प्रलेख एवं रिपोर्ट आदि सम्मिलित किए जाते हैं। द्वितीयक स्रोत को प्रमुखतः दो भागों में व्यक्तिगत प्रलेख तथा सार्वजनिक प्रलेख में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षा के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होने चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, बी सी डी। पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, उदाहरणों की मात्रा और रुचि उत्पन्न करना। तो यहाँ पे जो है उदाहरणों की मात्रा तथा रुचि उत्पन्न करना आदि चिंता के विषय होने चाहिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का बालकों के चरित्र निर्माण स्वस्थ उत्तरदायित्व है और इसके लिए उसे राष्ट्र के भावी नागरिकों में सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ाने, वहन करने की क्षमता, सामाजिक गुणों, सामाजिक चेतना आदि का विकास करना है, जिससे वे अपने समाज की चुनौती को स्वीकार कर सके तथा उसकी प्रगति के लिए कार्य कर सके। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाठ्यपुस्तक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 79 है, सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है? 79, सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, विषय वस्तु रटने से बचाना। क्वेश्चन नंबर 80, हाशिए वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। तो हास्य वाले समूह में जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता को हास्यकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने तथा विद्यार्थियों से हास्यकृत समुदाय की पहचान करवाने के द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है। हास्य वाले समूह से तात्पर्य एक ऐसे समूह से है जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत तथा जिससे समाज की मुख्य धारा से हास्य पर धकेल दिया जाता है। सामान्यतः ऐसे समूह को हितों की अनदेखी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्या में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, ए और बी। एक कार बेचने में गाड़ी चलाती महिला और एक परिष्कृत तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 81 में कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला तथा एक परिष्कृत तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष इत्यादि उदाहरणों का प्रयोग विज्ञापन परिचर्चा के रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए किया जाता है। लैंगिक रूढ़िबद्धता से तात्पर्य स्त्री पुरुष से संबंधित विशेष व्यवहारों व कार्यों को समाज द्वारा परिभाषित करना और इन्हीं विशेष कार्यों तथा भूमिकाओं की अपेक्षा करना, सुसंगत न होने की स्थिति में उनको टोकना, विचारों में सुधार करने हेतु कहना ही लैंगिक रूढ़िबद्धता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 82, कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल का विकसित करना। 83 देख लेते हैं, ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय
विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना। तो ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन से थीम परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर अनेक उनके विचार पूछना हो सकता है। संदर्भात्मक या प्रासंगिक अधिगम निर्देश की वह विधि जो छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों में नए ज्ञान को कौशल को लागू करने में सक्षम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 85, विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशीलता बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीके को अपनाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी और सी, भूमिका निभाने एवं वाद विवाद और बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है। 86 कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व कार्यों को पढ़ाते हुए शिक्षक को स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देने चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 87, निम्न में से कौन सा तरीके कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में जरूरी है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों, समावेशित वातावरण स्थापित करना और अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित कर लेना। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ABC, सरकारी अस्पताल का एक दृश्य, एक मोहल्ले की साफ सफाई की स्थिति और पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र। क्वेश्चन नंबर 89, कह रहा है भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन करती है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कथन परिपूर्ण है। तो यहाँ पे जो है भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य के वातावरण के बीच का संवाद का अध्ययन करती है। भूगोल के अध्ययन की शुरुआत सामाजिक अध्ययन के शुरू में की हुई थी और इसमें भौगोलिक घटनाओं का विवरण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे कर लेते हैं, जो आज का इस वीडियो का जो है आखिरी क्वेश्चन है। तो 90 यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित यहाँ पे कथन दिए गए हैं और सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण को की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है और सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को उत्पन्न करने पर ध्यान करने की आवश्यकता है, जिससे वह विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहे। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन ए और आर कथन 2 सही है। तो यहाँ पे जो है सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, जिससे वह विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहे। और सामाजिक विज्ञान एक व्यापक शब्द है जिसमें समाज के सभी पक्ष शामिल होते हैं तथा यह आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इत्यादि के अध्ययन पर बल देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 31 से 90 तक के क्वेश्चन किए। जो टोटल नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हुए थे वो हुए यहाँ पे 60 क्वेश्चन हुए। और फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है, मैंने एक फ्लुएंसी में ये क्वेश्चन पढ़ाए, जो कि यहाँ पे है कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो है मैंने बीच में कोई एक तो कहीं पे भी जो है रुक के क्वेश्चन नहीं करवाए, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने कराए जो जल्दी जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन कराए और फिर क्वेश्चन को जो है यहाँ पे राइट आंसर ही यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया। बाकी अदर क्वेश्चन ऑप्शन जो है ऑप्शन को यहाँ पे जो है एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि जो है इससे वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपने जो है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।